मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, दिलीप यशवर्धन साहब राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मनोज भाई, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। मुनव्वर राणा की खबर अभी मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, चूक है ये उनका परिवार ही मान रहा है, वरना इस पर अभी राजनीतिक दलों के पास जाते तो कहते बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो बात मुनव्वर राणा से जुड़ जाती है। नहीं अतुल भाई, मुझे लगता है कि हर इंसान या हर आम नागरिक, कल को हो सकता है हम और आप भी वोट डालने जाएं और किस मानवीय भूल या बीएलओ या वहां संबंधित निर्वाचन अधिकारी की गलती से चीजें हुई हैं, पर मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा, जब बार बार विगत 2 या 3 महीने से लगातार विज्ञापन और निर्वाचन के लोग संपर्क कर रहे हैं, तो थोड़ी जागरूकता हमारी भी बनती है कि हमको उस पर संज्ञान लेना चाहिए, ऑनलाइन चीजें देख लेनी चाहिए। अंतिम समय हो जाना किसी की गलती मैं नहीं मानता हूं, ये जरूर आप करें, क्योंकि मनोहर राणा जी लगातार मुखर रहे हैं, किन चीजों के लिए रहे हैं। बेहतर रहा कि उनकी बेटी ने मामला साफ सफाई की, भाई मेरा भी नहीं है, मेरी माँ का तो है, लेकिन अब हमारी कॉलोनी फ्लैट किसी और का भी नहीं है। तो लेकिन जी अब बताएं, कुछ और पूछ रहे थे आप। ठीक है मनोज जी, अब आते हैं अपने इस चौथे चरण के रण को लेकर। देखिए, पिछली बार 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, तो चुनौती बीजेपी के लिए सबसे बड़ी है कि वो उस फिगर को मेंटेन करे या उसके इर्द गिर्द पहुंच जाए। समाजवादी पार्टी सेकंड लाइनर थी कई सीटों पर, लेकिन यहां पर सब अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मौजूदा दौर में कौन से नए डेवलपमेंट है राजनीतिक तौर पर, मुद्दों के तौर पर, जो इस पूरे बेल्ट को खंगालने के बाद आप लोगों को महसूस हुआ कि ये फैक्टर काम करेगा अगेंस्ट या फिर उनके पक्ष में। अतुल भाई, मैं बताऊं, एक बात मैं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में नया देख रहा था विगत 5 वर्षों में, कि जैसे सरकार का साल पूरा होता था तो सरकार विधानसभा स्तर पर ये दिखाने या बताने की कोशिश हमारे आप के जरिए करती थी कि साहब हमने क्या काम किया। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव पहले चरण से लेकर के आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, वही मुद्दे, वही सारी चीजें, वही मंच पे नेताओं के भाषण, जबकि विपक्ष में अखिलेश यादव के पास लगातार बताने को, लेकिन होता भी है जब आप सरकार में होते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत बातों को जवाब देना होता है। मनोज जी 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, दिलीप जी आपके पास भी आऊंगा। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, वर्षा का रुख कर लेते हैं, ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। वर्षा, क्या है बड़ी खबर? जी अतुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर पश्चिमी विधानसभा 171 में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। आपको बता दें कि एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट पर डेटा जो है वो मृत देखा गया है। 85 वर्षीय बुजुर्ग गुलाम कादिर को मृत दर्शाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सादतगंज के सेंट मैरी पब्लिक कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर वोटर लिस्ट में एक बड़ी चूक नजर आ रही है। एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट पर डेटा मिला है और उसे मृत घोषित किया गया है। 85 वर्षीय बुजुर्ग गुलाम कादिर को मृत दर्शाया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि सादतगंज के सेंट मैरी पब्लिक स्कूल का ये मामला है, जहां पर पश्चिमी विधानसभा 171 में वोटर लिस्ट में एक बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। ओवर टू यू अतुल। बिल्कुल वर्षा, और ये देखिए, ये मानवीय भूल है, और किस तरह की भूल है कि जो व्यक्ति मृत है उसका डेटा तो वहां पर है और बकायदा लिखा भी है कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कई लोग जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचे उनको शायद निराशा ही हाथ लगी है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, तो इस बीच में ब्रिजेश पाठक से हमारे सहयोगी पंकज ने बातचीत की है, जरा सुनते हैं। मतदान आज आरंभ हो गया है। ब्रिजेश पाठक सभी बूथों पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज इन्होंने खुद परिवार सहित जाकर वोट डाले। सर, किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं लोगों से अपील करता हूं, घरों से निकल करके 100% मतदान करें और कमल का बटन दबाएं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करें। सर, तमाम सारे समीकरण लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट, कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी हाशिए पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या क्या मुद्दे मैं संकल्प पत्र जारी हो चुका है, आपने उसको चलाया भी है और भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ कानून का राज स्थापित करेगी। क्या लगता है आगे क्या कुछ नया करेंगे आप? नया संकल्प पत्र मैंने दिखाया, आपने चलाया भी अपने यहाँ। 10 तारीख के लेकर क्या तैयारी है? क्या आपके यहाँ मिठाई, लड्डू सारे? पूरी तैयारी है, आप भी शामिल रहेंगे उसमें। जी बिल्कुल। ये तो ब्रिजेश पाठक जिन्होंने कहा है कि सारी तैयारियां चल रही है और जो भी चीज़ें होंगी। हालांकि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मयंक को लेकर जो फोटो ट्वीट किया गया था उसको पूरी तरीके से इन्होंने नकार दिया और बोला कि कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। सहयोगी पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए, मेरे सहयोगी पंकज मंडल ने बात की और पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा ब्रिजेश पाठक के लिए, लेकिन चुनौती उनके लिए भी है। मनोज जी अपनी बात भी पूरी कर रहे हैं, और ब्रिजेश पाठक जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ये तो राजनीतिक तौर पर बनता है कि दिखाया जाए, लेकिन असल स्थिति है क्या?
अतुल भाई, एक दरअसल लखनऊ में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में ब्रजेश पाठक से ज्यादा सक्रियता तो शायद किसी नेता की नहीं रही, और वो जनता के बीच में रहे हैं। वो अलग बात हो गई कि मध्य से अब वो कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र उनका नया है, लेकिन चुनौतियां अन्य विधानसभा स्तर पे अन्य प्रत्याशियों को देखते हुए ब्रजेश पाठक के उनके अपने काम को लेकर के कम होनी चाहिए। बाकी चुनाव है ठीक, तो मतलब ब्रजेश जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात कर ले चौथे चरण की, या बात कर ले ओवरऑल अब तक क्या स्थितियां रही, क्या चुनौतियां रही, अब आगे क्या चुनौती रहेगी। आपसे आने से पहले यही जिक्र हो रहा था कि लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव और बुंदेलखंड से बांदा, अतुल भाई, चारों जगह की स्थितियां बहुत विभिन्न हैं और चुनौतियां भी विभिन्न हैं। और चुनौतियां वही रहा कि जब आप 59 में 51 होते हो तो आपका अपना बचाना और इतिहास को रिपीट करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जबकि पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लगभग पक्ष और विपक्ष दो खेमे में बटा हुआ है, इसीलिए टक्कर भी कांटे की है। अब परिणाम भी अप्रत्याशित होगा। दिलीप यशवर्धन साहब, लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं और तमाम फेजेस में हमने देखा कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी। जो चौथा चरण है, इसमें हम कहें कि दलित बाहुल इलाके भी हैं, लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक भी है। लखनऊ से शुरू करते हैं आपके जरिए। लखनऊ में देखिए, जैसा ब्रजेश पाठक का जिक्र हुआ तो मनोज जी ने कहा है कि वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत चुनौती शायद उनके लिए ना हो, बाकी मतदाताओं के ऊपर है और जो विपक्ष में मजबूती के साथ मुद्दा उठाया होगा उसके ऊपर है। लेकिन बीजेपी के भी बड़े कई नाम हैं, इसीलिए कुछ बदलाव भी किए गए थे। समाजवादी पार्टी के भी बड़े प्रवक्ता वो भी मैदान में हैं। उसके साथ साथ ये जो लखनऊ, जिसमें एक तरीके से वर्ष माना जाता रहा है बीजेपी का अटल जी के समय से ही, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा कोई बदलाव यहां पर दिखाई दे सकता है? लखनऊ की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनमें 2 सीटों पर संशय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें निकल जाएंगी। जैसा कि अभी मनोज भाई ने कहा कि ब्रजेश पाठक ही एक ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पूरे 5 साल सक्रिय रहे हैं और जनता के बीच सक्रिय, और कोरोना काल में भी सक्रिय रहे हैं। और यही वो नेता हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला भी था। कोरोना में जो कमियां हुई थी सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ भी उन्होंने लिखा था। इवन सोशल मीडिया पे भी उन्होंने इस बात को डाला था। तो वो जनता ओरिएंटेड है और जनता उनको चाहती है, लेकिन उनकी सीट मध्य से हटा करके कैंट क्यों कर दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतना मजबूत नेता था उनके पास तो क्यों उन्होंने सीट बदली। या तो उनको कैंट की सीट कमजोर लग रही थी तो मजबूत नेता को वहां भेज दिया, या ऐसा डाउट था कि शायद मध्य से जनता उनको वोट रहे थे, क्योंकि ब्रजेश पाठक पूरे शहर में तो सक्रिय रहे लेकिन मध्य की जनता के बीच कम सक्रिय रहे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बाकी पूरे शहर में तो अपनी सक्रियता दिखाई, लेकिन जो मध्य की जनता जहां के वो नेता थे वहां पर उनकी सक्रियता थोड़ी कम थी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये इंटरनल स्ट्रेटेजी है कि क्यों पार्टी ने उनकी सीट चेंज करी। इसके अलावा जो टंडन साहब है उनकी सीट रिपीट करी है, नीरज बोरा की सीट रिपीट करी है। पश्चिम से चूंकि सुरेश श्रीवास्तव जी अब नहीं रहे, दिवंगत हो चुके हैं, तो उसकी जगह उन्होंने कायस को ही रिपीट किया है, अंजनी श्रीवास्तव को। हालांकि अंजनी श्रीवास्तव को जो क्षेत्र की जनता है वो कम जानती है, ना तो कायस वर्ग के लोग उनको ज्यादा जानते हैं ना क्षेत्र के लोग उनको ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सभासद भी रह चुके हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां पर दिया है। बाकी जितनी भी सीटें हैं, जैसे अभी परिवारवाद की बात चल रही थी, तो अमरेश कुमार को जो टिकट दिया गया है और जो उनकी बहन जी को दिया गया है और उनके जो बहनोई हैं वो ऑलरेडी सांसद हैं, तो एक ही परिवार से 3 लोगों को और आसपास से ही टिकट दे दिया गया है। तो ये प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करी है और बाकी लोगों को इस पर आपत्ति हुई है। जैसे रीता बहुगुणा जोशी कैंट से सीट अपने लड़के के लिए सीट चाह रही थी, यहां तक कि उन्होंने अपनी सांसदी की सीट छोड़ने का भी ऑफर कर दिया था लेकिन उनको नहीं दिया गया। या जो पुरानी मंत्री थी स्वाति सिंह जी और उनके हस्बैंड के बीच में चल रहा था, तो पार्टी में अंतर कलह भी बहुत ज्यादा है। लखनऊ की सीटें मजबूत हैं लेकिन अंतर कलह भी ज्यादा है। सुरेश तिवारी जो कैंट के मजबूत दावेदार थे, जिन्होंने पिछली बार भी जीती थी और बाइपोल में भी जीती और इस बार भी वो मजबूत दावेदार थी और वहां के चहेते नेता हैं, लेकिन उनको हटा करके ब्रजेश पाठक जी को वहां पर दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सुरेश तिवारी जी की आंतरिक नाराजगी पार्टी से होगी जरूर। हालांकि वो मेहनत कर रहे हैं, जिताने की बात भी कर रहे हैं, मुखर होकर के बात विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती है, 31 रहती है, और वो नाराजगी उनसे ज्यादा जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनमें ज्यादा रहती है। बिल्कुल। नेता तो एक बार को अपनी नाराजगी दूर कर लेता है कि उसको पता है कि हम नहीं जीते, हमारा सहयोगी जीतेगा तो हमारे काम होते रहेंगे, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो नाराजगी को अपने दिल में रख लेते हैं और वो उसकी खिलाफत कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, डीजीपी मुकुल गोयल से बातचीत की मेरे सहयोगी ने, एक बार वो सुना देते हैं फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुकुल गोयल आज
ये गन्ना संस्थान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं गन्ना संस्थान, क्या कुछ है? नहीं, आज तो हम यही देखने हम लोग आए थे किस तरह से राजधानी में वोटिंग चल रही है, तो एक लोग बूथों को इस बार सर, आगामी चरणों की किस तरह की तैयारियां हैं सुरक्षा की? नहीं, जैसे अब तक चल रही है, अभी तक जो चौथा चरण आज आ गया है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है यूपी पुलिस द्वारा सेंट्रल फोर्सेस की मदद से। ऐसे ही मुझे पूरी उम्मीद है आगे के 3 चरण भी अच्छे से। सर, यहाँ निरीक्षण किया, क्या कुछ व्यवस्थाएं लगी? यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है और लोग अपना मतदान का अच्छा उपयोग कर रहे हैं और जो हमारी फोर्स लगी है यहाँ पे आरपीएफ की भी लगी है फोर्स, सेंट्रल फोर्स है और यूपी पुलिस होमगार्ड, सब लोग अच्छे से ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी व्यवस्था भी अच्छी है, उनको जो खाना पीना उनका जो लंच पैकेट्स वगैरह जो पेश किया जा रहा है, अच्छी व्यवस्था। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी मुकुल गोयल, जो कि आज चौथे चरण का जो लखनऊ में चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए लखनऊ के हजरतगंज गन्ना संस्थान पर आज निरीक्षण करने पहुंचे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंडिया न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। तो मुकुल गोयल को आप सुन रहे थे। सुरक्षा व्यवस्थाओं का मतदान कैसे सुचारू रूप से चल रहा है इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, वर्षा का हम रुख करते हैं, ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। वर्षा जी अतुल, सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच में झगड़ा हो गया है। एक झड़प देखी गई है दोनों के बीच में। नेहरू विद्यालय बूथ पर दोनों के बीच में झड़प हुई है। बीजेपी समर्थकों ने सपा समर्थक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी समर्थकों का कहना है कि सपा समर्थक पर पर्ची ना देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्चियां छीनकर फाड़ दी और साथ ही पिटाई का गंभीर आरोप भी सपा समर्थकों पर लगाया है। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शांत करवाने की कोशिश की गई। सिधौली विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। बिल्कुल बिल्कुल।